मार्केट तो ऑल टाइम हाइप पे है, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड में ही दिख रहे होते हैं। लेकिन बात एफआईज की चली थी। सुनील साहब, आप बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, लेकिन तब तक मैंने पंकज जैन साहब से कमेंट ले लिया। इनका जो लॉजिक है उनसे आप कितने सहमत हैं? नहीं, मैं ब्रॉडली सहमत हूं, मगर मेरा मानना सिंपल सी चीज है कि नेट नहीं, मुझे मुझे एक चीज़ 22% समझाइए। मुझे छोड़िए, मुझे आंकड़ों में मत जाइए, मुझे आंकड़ों मत समझाइए। मुझे एक चीज़ समझाइए कि एफआईज पहले महीने 2 महीने पहले बेच के जा रहे थे, अब वापस आ रहे हैं या आएंगे? क्या बदल गया हमारे? क्या बदल गया है कि सभी ब्रोकरेजेस जो फॉरेन के हैं उन्होंने इंडिया का सेकेंड हाफ और नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की आउटलुक को बढ़ा दिया है। मैं ज्यादातर ठीक है। इंटरनेशनल ब्रोकर्स वन सेकंड मैंने ब्रोकरेज का देखा कि एलोकेशन, एक्टिव एलोकेशन जो इंडिया का है, हमारी जो 16% की इमर्जिंग मार्केट है उसके खिलाफ हमारी 1.5% का ओवरवेट स्टेटस में बना दिया कई ब्रोकर्स ने। तो यानी पैसिव फंड से ज्यादा पैसा मिल सकता है। और तीसरी बात है कि ये वक्त जो है, ये नजदीक दिसंबर जब आती है तब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है। हर साल एच फंड्स प्रॉफिट बुक करते हैं अभी, मगर प्रॉफिट कहां बुक करेंगे जहां पे उनको मुनाफा बना है। इंडिया से उनको मुनाफा नहीं बना। इंडिया से उनका कुछ मुनाफा नहीं बना है, इंडिया, इसीलिए हाँ। वो इंडिया की ओर आ सकता है क्योंकि अभी माहौल बेटर लग रहा है, मगर ट्रेड डील का होना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकआउट ऑफ एफआई फ्लोज आने के लिए। मगर अगर हर क्वार्टर में आपको 70,000 करोड़ के एफआई बाई कर रहे हैं, कोई और एफआई 70,000 करोड़ का बेच रहा है, वो बात अलग है। बट बाइंग तो है, कोई किसी का इंटरेस्ट है। खाली उसमें 10% की बढ़त की जरूरत है नेट एफआई फ्लोज को पॉजिटिव होने में। और ये हुआ था पिछले 2-3 दिन में, इसीलिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पहुंची, बिकॉज डीआई का बैंड तो कॉन्स्टेंटली सपोर्टिव है। तो थोड़ा चेंज होता है एफआई की फ्लो में तो मार्केट नई ऊंचाई आसानी से पहुंचेगी। संजय सिन्हा साहब, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? एफआईआई की जो ट्रेंड है उसके बारे में 3 थ्योरी हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि एफआईआई का फ्लोज जो है वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड था यूएस मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट्स में। दोनों मार्केट में एक चीज कॉमन थी कि एआई स्टॉक्स की उनको ऑप्शंस मिल रहे थे दोनों बाजार में निवेश करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि भारत में कोई बड़ी साइज की अपॉर्चुनिटी एफआईआई के पास नहीं थी। तो एक ये कारण था कि एफआईआई भारत के प्रति उतना अग्रसर नहीं थे। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें रूपी डॉलर, तो 89 रुपीस टू अ डॉलर के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। 90 की तरफ डॉलर नहीं जा रहा है, वो अब नीचे की तरफ खसक रहा है। तो अगर मैं विदेशी निवेशक हूं तो मैं नहीं पसंद करूंगा कि मैं उस देश में पैसा लगाऊं जहां पर लोकल करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। तो अगर लोकल करेंसी स्टेबलाइज कर जाए और यहां से अप्रिशिएट करे, जैसा कि कुछ एस्टिमेट्स भी है कि अब रुपये की अप्रिसिएशन के चांसेस हैं, तो मेरे लिए अब ये कारण बन जाता है भारत में पैसा लगाने का। और तीसरा कारण ये है कि अब तक जितने क्वार्टरली अर्निंग्स आ रहे थे उनमें अर्निंग्स की डाउनग्रेड हो रही थी, अब अर्निंग्स की स्टेबिलिटी और अर्निंग्स की अपग्रेड हो रही है। तो ये तीनों कारण का मिला जुला असर जो है वो हम शायद एफआईआई के फ्लोज में देख रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे एक चीज़ और संजय सिन्हा साहब बता दीजिए कि दो कारण और थे जो एफआईज हमारे यहाँ से जा रहे थे। एक तो हमारा बाजार बहुत महंगा हो गया था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा था वहाँ के इंटरेस्ट रेट को देखते हुए। तो ये फैक्टर क्या अब कंप्रोमाइज हो गया है? अगर आप सिंपल तौर पे देखें लक्ष्मण जी, तो आज से 14 महीना पहले हम जिस लेवल पे थे, बाजार दोबारा उस लेवल पर आया है 14 महीना के बाद। इसमें 4 क्वार्टर गुजर गए। 4 क्वार्टर में अर्निंग्स में तो ग्रोथ ही आया है। तो अगर हम उसी लेवल पर पहुंचे हैं तो प्राइस अर्निंग के रेशियो पर हम आज उस साल, 1 साल से हम आज सस्ते हैं। भारतीय बाजार कभी भी सस्ते नहीं रहे। और जब हमारा डोमेस्टिक फ्लोज इतना स्ट्रांग है तो इस माहौल में ये एक्सपेक्ट करना कि आपको भारतीय बाजार सस्ते मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो आपको एक आप समझिए कि एक रीजनेबली एक्सपेंसिव लेवल पे करना है। आज का लेवल जो है वो इरेशनल लेवल नहीं है, ये हम कह सकते हैं।
ये कह सकते हैं। एक और चीज़ था अभिषेक अग्रवाल साहब, एफआईज पे एक आखिरी सवाल लेकर आपके पास आता हूँ, फिर मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊँगा। वो ये था कि जब यूएस इंडिया टेंशन हुआ, चाहे बातों के जरिए ही, टैरिफ के जरिए ही, तो एफआईज को लगा कि पता नहीं वो टेंशन एस्केलेट होकर कहाँ तक जाएगा। लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील करने के लिए भारत ने कई सारे कदम यहाँ पे उठाए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को वापस लिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लिया, रेड लाइन में भी ऐसा संकेत मिल रहा है कि जहाँ तक संभव होगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब कुछ एक हफ्ते, कुछ एक महीने, घंटे की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें एफआईज को एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि अब आप आइए। जैसा कि अभी कह रहे थे कि पूरी तरह से खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में डील होता है तो एफआईज का अचानक से काफ़ी ज़्यादा फ्लो बढ़ेगा, मान के चला जाए। लक्ष्मण जी, आई थिंक सो। एक पार्ट में मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि सेंटिमेंटली एंड विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो ये डेफिनेटली हैम्पर करेगा पॉजिटिवली हमें, एंड इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा जहां तक हम एफआईए की ओवरऑल बाइंग पोजीशन को देख एनालाइज कर रहे हैं। एक और पार्ट जो कंटिन्यू करना चाहूंगा डिस्कशन का, जो क्योंकि हम एफआईए को ही लेके बात कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे ज्यादा जो डिस्कशन है वो हम एक्चुअली निफ्टी के अराउंड देख रहे हैं, बट बैंक इंडेक्स को अगर हम देखें वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एंड एफआई स्टैंड अलोन को सिर्फ निफ्टी में ही पोजीशन ले ऐसा नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी को इग्नोर कर लेते हैं, तो एक वहां पे भी हमें देखना चाहिए कि काफी पॉजिटिवली उनकी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव साइड में जा रही है। दूसरी बात, अगर आप स्टैंड अलोन निफ्टी की बात करें तो जो इंडेक्स फ्यूचर है, जो अभी तक एफआई की मोटा मोटा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में चल रहे थे, वो नेट बाई 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो सुब्रमण्यम साहब बोल रहे थे कि भाई अभी इन दिनों में हमने जो कुछ देखा है वो एज अ ओवरऑल फिगर हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि एफआई कहाँ बाई कर रहा है, बट जो मोमेंटम शिफ्ट है वो ये सारी चीजें जो इंडिकेट करती है कि अगर हम इसे पैकेज की तरह देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स की जो ओवरऑल एलोकेशन ग्लोबली है वो बढ़ रही है, उसमें हमारे लिए जो वेट्स थे वहां एक इंक्रीज हुआ जो सुब्रमण्यम साहब ने कवर किया। उसके अलावा हमारी ग्रोथ रेट जो है वो एक लेवल पे हाईएस्ट डेमोस्ट्रेट कर रही है। हमारा इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। ट्रेड डील की जो आपने अभी बात कही वो अब नियर टू एक्चुअल रियलिटी में आ रही है, जहां पे उसके बाद अनसर्टेनिटी के साथ जो पूरे साल इंडिया गुजरी या और भी जो नेशन गुजरे, वो एक लेवल पे हमें स्टेबिलिटी जो है वो दिखेगी। और रेट कट के माहौल जो अभी तक चल रहा है, अब ये क्वार्टर में हो कि अगले क्वार्टर में हो, बट बात ये हो रही है कि रेट कट आए, सो दैट मींस वी आर अगेन इन टॉकिंग पॉजिटिवली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूपी डॉलर का जो ट्रेड है, अब मुझे लग रहा है कि 90 से ऊपर मैं नहीं देख रहा हूं अब कुछ समय तक तो एटलीस्ट, जहां पे रूपी इसके बियॉन्ड जाने वाला है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एफआईज। हमारे पास करीबन करीबन 650 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, सो कोई भी लेवल पे आरबीआई को कोई इशू नहीं आ रहा। डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए हम वीक दिख रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि इंडिया कहीं से वीक है और इसलिए हमारा कोई करेंसी टूट रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड दैट्स व्हाट वी कैन टेक एज अ समराइज वे कि क्यों अब एफआई का ट्रेंड बदलता हुआ इंडिया के लिए दिख रहा है। चलिए, तो एफआईज को लेकर के ट्रेंड क्यों बदल रहा है, और सब मोटा मोटी इस बात पे है कि काफ़ी संभावना है कि एफआईज अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय बाजार को फिलहाल अब नहीं छोड़ेंगे, उनको पसंद आने लगा है। कुछ एक फैक्टर हैं जो जैन साहब बता रहे थे, तो उसको ध्यान में देना होगा। एक चीज़ और, चूंकि जैन साहब ने इतने हाँ सॉरी सुनील साहब को जोड़ना चाहते हैं। हाँ, एक बस वही बात है कि आप वेटेड एवरेज एक टेनर ऑफ एफआईज देखें और एक साल मान लीजिए, कोई शॉर्ट टर्म होते हैं कोई लॉन्ग टर्म होते हैं, तो लास्ट 1 ईयर में रुपये का वीकनिंग हुआ है 6.5%, राइट। तो ये हुआ क्योंकि उन्होंने सेलिंग किया, उसने वही कंट्रीब्यूट किया। मगर आप देखिए अभी 6% होने के बाद और एक साल और एक 6%, क्या इंडियन करेंसी वीकन होगी? यानी 89 लेवल से 94 जाएगी? ये तो नामुमकिन है। और 2.5% डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होना है 91 92। तो मेरा मानना है कि अब द वर्स्ट इज ओवर फ्रॉम अ करेंसी आउटलुक फॉर एन एफआईआई। अब वो ये नहीं इधर एक्सपेक्ट कर रहा है कि और 6% डिफ्रेंशिएट हो गए तो डेफिनेटली इंडिया में निवेश के लिए वो एक पॉजिटिव बनता है, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है पिछले साल। वही मेरा पॉइंट था। ठीक है, अब जो दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, वो जो पंकज जैन साहब ने उठाया था, चूंकि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया था, तो मुझे अभी भी याद है कि शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है, लेकिन बारात में वो जोश खरोश नहीं दिख रहा है, बैंड में उतना जोश खरोश नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटी है कि शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, लेकिन अभी पोर्टफोलियो बहुत लोगों के रेड में ही है। तो ये ब्रॉड बेस रैली क्यों नहीं आ रही है? तो जब इसके डेटा को एनालाइज किया तो एक सेगमेंट है जो मैं सुनील साहब से शुरू करूंगा फिर से, वो है आईटी सेक्टर।
आईटी सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हालांकि जब आप और ज़्यादा डिग आउट करेंगे डेटा को, तो अब लगता है कि आईटी में थोड़े बहुत अब रौनक वापस से लौटने लगी है। तो ये कब पहुंचेगा ऑल टाइम हाई पे सुनील जी? नहीं, ऑल टाइम हाई पहुंचने में वक्त लगेंगे। ट्रेंड रिवर्सल वक्त होगा, लगेगा। 1 साल तो लगेगा ही। क्योंकि इतना अंडर तो जो परफॉर्म, लोग 20% का अंडर इस परफॉर्म हो मार्केट रहा है। रैली में पार्टिसिपेट तो जो लोग इस मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो अगर ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहां अभी पार्टिसिपेट करने का मौका है, तो आईटी सेक्टर है। हाँ, ये इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, यानी और गिरावट की गुंजाइश नहीं है, और मीडियम टर्म में वापस आएगा। मगर ये मत सोचिए कि 3 महीने में ये वापस लाइफ टाइम हाई आ सकता है, वक्त लगेगा, साल 1.5 साल तो लगेगा, मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो और गिरने की गुंजाइश नहीं है। इससे धीरे धीरे अब वापस ही देख सकते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए एक एलोकेशन। एक एलोकेशन होना चाहिए। एक सवाल जो हर बार पूछता हूं जब भी आईटी पे चर्चा चलती है, कि जो हम लोग आईटी का मिड कैप देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो आईटी में एलोकेशन रखना, नए तरीके से एंटर करना, तो मिड कैप में रखा जाए कि नहीं? लक्ष्मण जी, तो मेरा तो पेट सब्जेक्ट ही है, तो मैं सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा थोड़ा डेटा एक्सप्लेन कर देने में, क्योंकि जो बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट अभी आपने पकड़ा है उसके रीजन समझना बड़ा जरूरी है। और कई शोज में आके हमने ये व्यू जो रखा था, जो आज बिल्कुल एविडेंटली दिख रहा है कि क्यों इंडिया की आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रही है, वो एक आंसर मिलेगा। इस बार मैं कुछ फैक्ट के साथ बात करता हूँ, ठीक है। जी। बिग टेक 2025, बिग टेक का मतलब है अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ठीक है। एआई कैपेक्स का डेटा ऑफिशियल है, ये सारे डेटा जो मेरे पास कहीं अलग से नहीं, उनके खुद के आप अगर एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट है। नंबर्स की बात करते हैं, अमेजॉन की तो 1 साल की कैपेक्स की प्लानिंग $120 बिलियन, अल्फाबेट $93 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $88 बिलियन, मेटा $72 बिलियन। चारों जन को मिला लेंगे तो 350 से 400 बिलियन डॉलर सालाना ये बात करेंगे 2 साल में ये स्पेंड करेंगे एआई को इनहेंस करने के लिए, क्योंकि एआई की कैपेबिलिटी उससे। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर में यही आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो को अगर आप यही पैटर्न देखें उनके कैपेक्स का, तो इन चारों को आप टोटल कर लेंगे तो चारों का मिला के भी $10 बिलियन नहीं है। तो हमारे जो फ्रंट लीड, इंडिया के फ्रंट लीड टेक जायंट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टक हो चुके हैं 2022 के बाद, जहां पे उनकी सेल्स की ग्रोथ सिंगल डिजिट में है एंड पैट की ग्रोथ फ्लैट है, क्योंकि उन्होंने ये एआई की जो रेस है वो बहुत हद तक मिस कर दी, एंड जो ट्रेडिशनल काम चल रहा था वो वही कर रहा था। अब यूएस लार्जली लेड कर रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया आईटी कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग, एंड व्हाई डिस्पाइट निफ्टी इज टचिंग ऑल टाइम हाई, आपकी निफ्टी की जो उसमें आईटी इंडेक्स है वो इतना लैग कर रही है। ये भी एक रीजन है कि क्यों इंडिया की इंडेक्स परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैग है हमारे लिए, ये ड्रैग है। तो ये ड्रैग की वजह से परफॉर्मेंस दोनों तरफ हैम्पर हो रही है। दूसरी बात, आपने ये पॉइंट कहा कि भाई मिड कैप वाले जो है या वो अच्छा मैं परफॉर्म ऐसा कर रहे कहता हैं, हूँ, उसमें मिड क्या कैप हो पे रहा है? मिड कैप में आता हूँ मैं आपके पास। लेकिन एक सवाल इस पे मैं पंकज जैन साहब आपको लूँ, कि ये जो बता रहे थे अभी कि क्यों नहीं परफॉर्म किया लार्ज कैप, क्यों कहाँ पे लैगिंग यहाँ पे हो रही है, कुछ आंकड़े यहाँ पे रखें अभिषेक अग्रवाल साहब ने। अभिषेक अग्रवाल साहब का अगर वीडियो ठीक हो गया हो तो फिर से दोबारा उनके पास जाना चाहूँ, उनकी बात कंप्लीट कर लूँ। अभिषेक अग्रवाल साहब, जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि मिड कैप क्यों बेहतर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको पहले कंप्लीट कर ही लीजिए, तो फिर मैं जाता हूं जैन साहब के पास और सिन्हा जी के पास। देखिए, हाल फिलहाल लक्ष्मण जी अगर आप देखेंगे जो अनाउंसमेंट्स आ रही है इन्हीं टेक जायंट्स की, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, बट नथिंग बट आप ये कह लें कि आईटी का जो ये बैकएंड होने वाला एआई का, उसका कुछ पार्ट इंडिया में ही सेटअप कर रहे हैं, और वो भी मल्टी बिलियंस में चल रहा है। सो उसकी जो बिजनेस होनी है वो आपके पास लार्जली क्लाउड के ऊपर जो है वो वहां पे डेटा सेंटर, ये सारे स्पेस पे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वहां पे हमारे पास जो या तो नए कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो, या मिड कैप आईटी कंपनी जो हमारी है वो वहां पे बेनिफिशियल हो रही है। इसलिए उस ट्रेंड को, क्योंकि ट्रेंड की सर्टेनिटी के बेसिस पे ही कोई इन्वेस्टमेंट बेट ली जाती है, और ये ट्रेंड एआई का सर्टेनिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये वन टाइम नहीं है, ये अब कुछ सालों तक चलता ही रहेगा और इसका इंफ्रा एक्सपांड होता ही चला जाएगा। एंड दैट इज द वन रीजन व्हाई देयर इज अ ह्यूज गैप in terms of the way how buying is happening between India ka mid cap IT companies versus Indian large cap IT.